Assalamualaikum students. Today we will discuss about some important terms related to the previous lecture. जैसे कि कल लेक्चर में जो है वो कुछ टर्म्स यूज हुई थी, तो उनको जो है मैं एक्सप्लेन यहाँ पे कर रही हूँ कुछ टर्म्स को जो रह गई थी प्रीवियस लेक्चर में। जैसे कि सुपरसोनिक एक्सपेंशन है। The idea is that gas is expanded through a small orifice or nozzle from a region of high pressure into a region of low pressure। मतलब कि गैसेस जो हैं वो अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो क्या हो रही होती है, एक्सपैंड हो रही होती है। तो उन्हें हम कहते हैं सुपरसोनिक एक्सपेंशन। ठीक है, तो मतलब कि इससे ये होता है कि टेम्परेचर जो है वो भी स्लो हो जाता है और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इस काइंड की जो ये एक्सपेंशन होती है ये एक्चुअली एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है। ठीक है, मतलब कि किसी हाई टेम्परेचर वाले और हाई प्रेशर वाले रीजन से जब वो जो है गैसेस जो लो प्रेशर वाले रीजन में जाती हैं तो हम उसे कहते हैं कि वो सुपरसोनिक एक्सपेंशन हो रही है। इंटरप्लैनेटरी स्पेसेस क्या होती हैं? इंटरप्लैनेटरी स्पेसेस एक्चुअली दो प्लैनेट्स के दरमियान में जो स्पेसेस होती हैं उसको कहा जाता है, और ये फ्री स्पेसेस नहीं होती। इनमें जो है वो कोई ना कोई सोलर विंड या मैग्नेटिक फील्ड या कॉस्मिक रेज या डस्ट वगैरह जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ऐसी स्पेसेस को क्या कहा जाता है? इंटरप्लैनेटरी स्पेसेस कहा जाता है। और सुपरसोनिक स्पीड जो है वो क्या होती है? सुपरसोनिक स्पीड एक्चुअली कहते हैं कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एक्सीड्स द स्पीड ऑफ साउंड। मतलब कि ऐसी स्पीड जो स्पीड ऑफ साउंड से एक्सीड कर जाए तो उन्हें क्या कहा जाता है? सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। फिर एक टर्म वहां पे यूज हुई थी इंटरस्टेलर मीडियम। इंटरस्टेलर मीडियम्स जो हैं वो एक्चुअली हम कहते हैं कि एस्ट्रोनॉमी जो है वो इंटरस्टेलर मीडियम्स is the matter and radiation that exist in the space between the star system in the galaxies। मतलब स्टार्स के दरमियान में जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसे क्या कहा जाता है? इंटरस्टेलर मीडियम कहा जाता है। और इंटरगैलेक्टिक स्पेस किसे कहा जाता है? जैसे कि गैलेक्टिक के वर्ड से आप देख सकते हैं कि द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज। ठीक है, स्टार्स के दरमियान वाली स्पेसेस को इंटरस्टेलर स्पेसेस कहा जाता है और गैलेक्सीज के दरमियान के स्पेस को क्या कहा जाता है? इंटरगैलेक्टिक स्पेसेस कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म एक यूज हुई थी क्रैब नेब्यूला। क्रैब नेब्यूला के अंदर जो है वो सुपर वोना रेमिनेंट होते हैं एक्चुअली ये कॉन्स्टिलेशन ऑफ टेरस के अंदर। अब यहाँ पे तीन टर्म्स यूज हुई हैं, सुपर वोना रेमिनेंट, कॉन्स्टिलेशन और टॉरस। ठीक है, तो सुपर वोना रेमिनेंट एक्चुअली ये दिखाया गया है, ये रिमेनिंग्स होते हैं जब कोई सुपर वो ना एक्सप्लीजन हो रही होती है, एक्सपेंशन हो रही होती है, उसके रिजल्ट में कुछ मटेरियल जो है वो रेमिनेंट के तौर पे बचते हैं जो कि यहाँ पे दिखाए गए हैं। और ये कॉन्स्टेलेशन एक्चुअली कहते हैं जहाँ पे मतलब मुख्तलिफ, हम अक्सर कहते हैं कि स्टार्स मिलके जो है वो कुछ ना कुछ वो बना रहे होते हैं कि कोई ना कोई जो है वो शेप बना रहे होते हैं। तो ऐसे स्टार्स के मिलने से एक शेप बनती है जिसे टेरस कहा जाता है। तो उसके मतलब कि उन स्टार्स के दरमियान में जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुई थी उसके रिजल्ट में जो रेमिनेंट बचते हैं तो उसे जो है वो क्रैब नेबुला कहा जाता है। ये ब्लैक होल है। ब्लैक होल जो है वो एक्चुअली एक रीजन होता है जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से जो है वहां पे कोई पार्टिकल्स, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट्स या कुछ भी जो है वो उससे एस्केप नहीं कर सकता। वो हर चीज को जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो ये मतलब द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी प्रिडिक्ट्स दैट सफिशिएंटली कॉम्पैक्ट मास कैन डिफॉर्म स्पेस टाइम टू फॉर्म अ ब्लैक होल। ठीक है, मतलब कि ब्लैक होल जो है वो स्पेस टाइम की डिफॉर्म होके कॉम्पैक्ट मैस होते हैं। जो ऐसा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है कि मतलब ये एक ऐसी प्लेस है, ऐसी स्पेस है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि वो सारी की सारी जो है वो रेडिएशंस को, सारी की सारी मैस को जो है वो क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसे ब्लैक होल जो है वो कहा जाता है।
तो ये कुछ प्रीवियस टर्म्स थी जो कि हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो कुछ रह गई थी एक्सप्लेन करना, तो वो प्रीवियस टर्म थी। नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जो है वो हमने देखना है कि टेम्परेचर जो है वो किस तरह से इफेक्ट करता है। ठीक है, मतलब कि टेम्परेचर प्लाज्मा के ऊपर किस तरह से इफेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो है वो हमने मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है कि मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो बाद में उस टॉपिक के अंदर यूज होगा। ठीक है, तो यूजुअली ये होता है कि मतलब हम गैस का अगर एक सिस्टम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गैशियस सिस्टम प्रेजेंट है, उससे क्या होगा कि गैशियस सिस्टम की वजह से वहां पे मौजूद होते हैं गैस पार्टिकल्स, और हम कुछ लेते हैं कि उनकी जाहिर सी बात है रेंज ऑफ वेलोसिटीज होती हैं जो इंटरनल साइड पे मूव कर रहे होंगे पार्टिकल्स, उनकी जो है मूवमेंट वो और तरह से होगी, वेलोसिटी डिफरेंट होगी। जो बिल्कुल वॉल्स के साथ प्रेजेंट होते हैं उनकी वेलोसिटीज जो है वो डिफरेंट होती है। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो रेंज ऑफ वेलोसिटी प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम एक्चुअली जो है वो इसमें मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन में टेम्परेचर और रेंज ऑफ वेलोसिटी का जो है वो रिलेशन एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन वो कुछ कंडीशन इस तरह से होती हैं कि थर्मली इक्विलिब्रियम सिस्टम हम ले रहे होते हैं, मतलब कि हम ये कहते हैं कि ओवरऑल हमने जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया हुआ है वो इक्वल है मॉलिक्यूल्स का, लेकिन स्पीड की वजह से उनके अंदर जो है वो वेरिएशन आ सकती है। ठीक है, तो जो मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फिर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है वो इस तरह से उसका ग्राफ जो है वो शो किया जाता है कि इस पॉइंट पे जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी ये वेलोसिटी है। ठीक है, और ये जैसे जैसे मतलब कि वेलोसिटी वो इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो वेलोसिटी की रेंज फिर एवरेज वेलोसिटी के बाद से दोबारा से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कर्व की तरह बन जाती है जो कि इसके तमाम मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है उसको शो कर रहा होता है। तो मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन की फिर जो इक्वेशन बनाई जाती है थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम के ऊपर, तो वो इस तरह से होती है कि फंक्शन एफ ऑफ वी जो है वो टेम्परेचर और वेलोसिटीज की टर्म में जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पे हम क्योंकि मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, सिर्फ मतलब कि हमने इस रिलेशन को देखना है जो कि हम बाद में यूज करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए प्लाज्मा के। तो यहाँ से जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर हमने स्टार्ट करना है कि किस तरह से जो है वो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट यूज होता है हमारे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्लाज्मा के लिए कि टेम्परेचर का जो है वो इफेक्ट किस तरह से है। तो इसमें भी हम तीन कंडीशंस ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम है, हम गैशियस सिस्टम से उसको कंपेयर कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता है कि प्लाज्मा गैशियस सिस्टम नहीं है, तो इस वजह से लेकिन हम उसे खुद से आइडियल सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम हम उसमें मतलब ले रहे हैं, और मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर करें कि मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन के इफेक्ट के लिहाज से जो है वो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और मजीद उस सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए हम कहते हैं कि पार्टिकल्स जो है वो वन डायमेंशन से अदर डायमेंशन में जो है वो मूव कर रहे हैं, सिर्फ सिंगल डायमेंशन में। हम थ्री डायमेंशन का केस नहीं ले रहे, हम सिर्फ वन डायमेंशनल केस ले रहे हैं ताकि हम सिंपली जो है वो उसको सॉल्व कर लें। बुक में थोड़ा सा ये एक्सप्लेन टफ करके किया गया, तो यहाँ पे मैं थोड़ा इजी इसको मजीद एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो फिर आप इसे बुक से कंपेयर कर लीजिएगा। तो ये जो है वही हमने मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशन इसका यूज किया है, जिसके अंदर एफ ऑफ यू यू यहाँ पे वेलोसिटी को शो कर रहा है जो मॉलिक्यूल वन डायमेंशनल में मूव कर रहे हैं। ए जो है यहाँ पे वो नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट को यहाँ पे यूज किया गया है। नॉर्मलाइजेशन इसकी लेके हम ए की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये टर्म जो है वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में शो कर रही है। फर्स्ट वन टर्म जो है ये काइनेटिक एनर्जी को एक्चुअली शो कर रही है। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन है, और टेम्परेचर टी जो है वो टेम्परेचर को शो कर रहा है। ठीक है,
अब अगर एफ ऑफ यू जो है वो एक्चुअली नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं पर मीटर क्यूब जो हम ले रहे होते हैं, ठीक है। अगर हमने टोटल कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल ये मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन को शो किया गया है, तो ये यहाँ पे नेगेटिव रीजन से कोई भी एक पॉजिटिव रीजन है वहां तक जो है वो इसको लेके जा रहा है। तो इसके अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, तो हम सिंपली जो है वो इस कर्व की इंटीग्रेशन ले लेते हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी और एफ ऑफ यू डी ऑफ यू की उसमें कि हमने इसकी इंटीग्रेशन ले लिया, तो ये टोटल जो डेंसिटी है वो उसको शो करेगी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर वॉल्यूम जो है वो कितने प्रेजेंट हैं। तो ये ए की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि हमने नॉर्मलाइजेशन से फर्स्ट इक्वेशन की नॉर्मलाइजेशन से कैलकुलेट की है। तो अब हमारा मेन पर्पस जो है वो इसमें टेम्परेचर की इसमें देखने का ये है कि एनर्जी और टेम्परेचर आपस में किस तरह से रिलेटेड है, मतलब कि एनर्जी और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। अगर हम एनर्जी को मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर किस तरह से इफेक्टेड होगा, या फिर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो एनर्जी के ऊपर किस तरह से इफेक्ट होगा। तो अगर हम सिंगल मॉलिक्यूल की लेते हैं तो वो सिंपली 1/2 एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे अगर हम इसे फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो इसकी जो सिंगल मॉलिक्यूल की है वो हाफ एम यू स्क्वायर यू, क्योंकि उसकी वेलोसिटी इस तरह से आ जाएगा। और अगर हम ओवरऑल एन पार्टिकल्स की जो है वो एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, देन वो किस तरह से शो होगा कि एन डॉट 1/2 एम यू स्क्वायर, यानी कि एन से आप उसे सिंपली क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। अब n की आप अगर वैल्यू पुट करते हो तो आप n की वैल्यू जैसे स्टार्ट में जो है वो ली गई थी, यहाँ पे मैंने बताया कि n का जो है वो रिलेशन ये है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ यू डी ऑफ यू। तो आप सिंपली जो है वो उसके रिलेशन को इसमें पुट करते हो, तो वो रिलेशन जो है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी 1/2 एम यू स्क्र डॉट एफ यू डी यू, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो इसको फिर आपने एफ ऑफ यू की वैल्यू जो हमने मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन से लेनी थी, वो वाली वैल्यू आपने इसमें पुट की है इस तरह से। तो ये बनेगा हाफ एम यू स्क्र ए एक्सपोनेंशियल माइनस 1/2 एम यू स्क्र बाय के टी डी यू, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरह से आपके पास रिलेशन बन जाएगा। और इसको फिर आपने सॉल्व करना है, इसकी इंटीग्रेशन लेनी है, सारे कांस्टेंट्स जो हैं वो आपने यहाँ पे बाहर आप ले आए हैं इस जगह पे, ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यू जो थी वो कांस्टेंट थी एम ए 1/2, बाकी जो है टर्म्स वो आपने अंदर ही रखी। अब इसमें देखिए कि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी आपके पास इक्वेशन बन गई है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप खुद से सपोज कर रहे हैं इंटीग्रेशन लेने के लिए कि आप x को जो है वो √m u² / 2 kt, आप इसको जो है वो क्या कर रहे हैं, सपोज कर लिया आपने x की वैल्यू। और इसको फिर अगर आप रीअरेंज करते हैं तो u जो है वो दूसरी साइड पे आ जाएगा और 2kt/m इंटू एक्स, ये आपके पास जो है वो u की वैल्यू आ जाएगी। और डी यू की अगर आपने कैलकुलेट करनी है, सिंपली एक्स के साथ जो है वो डी एक्स आ जाएगा, बाकी सारी टर्म ऐसे ही रहेगी। अब जितनी भी आपने ये टर्म्स जो है वो खुद से कंसीडर की हैं, आप सिंपली उसे इक्वेशन नंबर 4 के अंदर जो है वो पुट कर दो। पुट करने से ये होगा कि इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। आपने तमाम की तमाम वैल्यूज को जो है इसमें पुट कर देना है, यू की वैल्यू को जो ये आपने कंसीडर की है वो वाली ले लेनी है। और एक्सपोनेंशियल के बाद भी सिमिलरली आप ये देखें कि ये होल टर्म जो है वो किस तरह से इससे रिलेट कर रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये माइनस एक्स स्क्र के इक्वल आ रही है, डी यू की वैल्यू जो है वो आपने ये पुट कर दी है 2kt/m होल का अंडर रूट इंटू डी एक्स। तो इसको मजीद आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बाकी सारी टर्म्स जो हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। बिल्कुल सिंपल जो टर्म है वो कुछ इस तरह से आपके पास जो है वो एंड पे एक्सट्रैक्ट होगी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो सेकंड इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है ये सॉल्वेबल है। यहाँ पे जो आपके पास आया x² e⁻x²dx, इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन ये आप लोगों ने खुद करनी है कि इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास ये इसका आंसर आता है 1/2 माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल -x²dx, ठीक है। तो सिंपली आपने जो है वो इसका रिजल्ट यहाँ पे नोट डाउन कर दिए
कि 1/2 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंट माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास होल रिलेशन जो है वो इस तरह से बन जाएगा। और अब आपने क्या करना है कि x की वैल्यू को जो है वो पुट करना है, जो x की वैल्यू आपने कंसीडर की थी स्टार्ट में, क्योंकि दोबारा से आप उसे वेलोसिटीज की टर्म में लेके आना चाहते हो। तो x की वैल्यू जहां जहां पे इसका x मौजूद है, फॉर एग्जांपल इस जगह पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आपने पुट कर देनी है, और डी एक्स की वैल्यू जो है वो आपने पुट कर देनी है। जैसे ही आप पुट करोगे तो आप देखोगे कि ये दोनों टर्म जो है वो कैंसिल आउट होंगी, और सिंपली आपके पास जो है वो एनर्जी का ये इक्वेशन नंबर 6 में जो शो किया गया है, ये वाला रिलेशन जो है वो शो हो जाएगा। 1/2 a kt माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंट माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2 kt du, ठीक है। अब ये सिंपल आपके पास एनर्जी आई है। अगर आप एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट में जो हमने रिलेशन लेना है वो एवरेज एनर्जी और टेम्परेचर का जो है वो रिलेशन लेना है, तो आपने सिंपली क्या करना है एवरेज एनर्जी लेने के लिए, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये आपने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए कैलकुलेट की है, तो उसको एवरेज लेने के लिए आप उसे n नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दोगे। तो स्टार्ट में जो इक्वेशन हमने कंसीडर की थी n की, वो आपको याद है कि वो हमने ली थी कि a इंटू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्सपोनेंट माइनस एम यू स्क्वायर ओवर 2 के टी इंटू डी यू, ठीक है। तो ये हमने स्टार्ट में उसकी n की वैल्यू जो है वो कंसीडर की थी, ठीक है। यानी सिंपली हमने ये कहा था कि एफ ऑफ यू इंटू डी यू जो है वो हमारे पास क्या टर्म आ जाती है, उसको हम कहते होते हैं कि ये हमारे पास n है, तो एफ ऑफ यू की वैल्यू क्योंकि है a एक्सपोनेंट माइनस एम यू स्क्वायर ओवर 2 के टी, तो ये इसकी जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है तो ये एक्चुअली n की है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि a से a कैंसिल हो जाएगा, और ये होल टर्म एक्सपोनेंट की फॉर्म में जो प्रेजेंट है ये होल टर्म से कैंसिल हो जाएगी, और सिंपली जो आपके पास जो रिलेशन बचता है वो ई एवरेज का, वो क्या बचता है 1/2 के टी, वन डायमेंशन के लिए ई एवरेज का जो रिलेशन बचता है वो क्या होता है 1/2 के टी। ये वन डायमेंशनल केस है। सिमिलरली आपने खुद सॉल्व करना है थ्री डायमेंशंस के लिए। थ्री डायमेंशन के लिए ई एवरेज का जो फॉर्मूला आना चाहिए 3/2 के टी आना चाहिए, यानी कि हम ले गैशियस सिस्टम ही रहे हैं प्लाज्मा को, अभी हमने एग्जैक्टली डिफाइन मतलब इसके अंदर कंसीडर नहीं किया, हम गैशियस सिस्टम को ही ले रहे हैं। लेकिन उसमें पहले हमने कहा था थर्मली इक्विलिब्रियम सिस्टम के अंदर वो वन डायमेंशनल कंडीशन में मूव कर रही थी, तो इस वजह से हमने जो है वो ये रिलेशन लिया, और एज अ रिजल्ट हमारे पास 1/2 के टी का रिलेशन आया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ई जो है वो टेम्परेचर के साथ रिलेशन को यहाँ पे शो कर रही है। लेकिन अगर आप थ्री डायमेंशनल केस में लेंगे तो उसका आंसर इस तरह से आना चाहिए 3/2 के टी, और ये आपने खुद सॉल्व करना है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा, मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, वो आपने यहाँ पे कंसीडर करनी है। ये वाली वैल्यू लेके आपने यहाँ तक सेम वैसे ही स्टेप्स करने हैं, थोड़ा सा इससे वन स्टेप फर्दर आप कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जाएंगे, लेकिन एट द एंड आपके पास आंसर जो बचेगा वो क्या बचेगा 3/2 के टी बचेगा। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेम्परेचर और एवरेज एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा आपस में क्लोजली रिलेटेड है, और क्लोजली रिलेटेड होने का मतलब ये है कि के टी की जो वैल्यू फॉर एग्जांपल हम ले लें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। के टी की वैल्यू हमने क्या ले ली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कितनी होती है 1.6 क्रॉस 10⁻19 जॉउल होती है। तो यहाँ से अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो सिंपली के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, और ये आ जाएगा 11,600 केल्विन। मतलब कि अगर किसी भी सिस्टम के अंदर आप कहें कि एनर्जी जो है वो 1.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, 1.6 का 10⁻19 जॉउल हो, तो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो इतना होना चाहिए। ये अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसकी ले रहे थे, ठीक है। तो अगर आप थ्री डायमेंशनल केस में फॉर एग्जांपल कहते हैं कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो आपने वन डायमेंशनल केस में ली थी। अगर आप थ्री डायमेंशनल केस में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं तो 3/2 इंटू के टी था यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन था, वो हमने इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि ई एवरेज जो है वो किसके इक्वल थी, जो 3/2, और साथ में हमारे पास रिलेशन था के एंड टी, ठीक है।
इस तरह से रिलेशन था। तो KT की वैल्यू जो है वो आपने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट की थी, तो 2 से 2 कैंसिल अगर होता है तो E एवरेज की एनर्जी क्या आ जाती है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाती है। तो इस तरह से जो है वो आप कह सकते हैं कि E एवरेज की एनर्जी जो है वो E एवरेज जो है वो किस तरह से टेम्परेचर के साथ रिलेटेड है, तो ये चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये होल इसकी थी कि डेरिवेशन किस तरह से करनी है आपने एनर्जी की, और वो किस तरह से टेम्परेचर के साथ रिलेट करता है, ये मैंने वन बाय वन स्टेप जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे। तो इससे आप समझ सकते हैं, और फर्दर जो है वो इसको बुक के साथ जो है वो आप कंपेयर कर सकते हैं। बुक पे थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड इसको शो किया गया है, जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन शो हो रही होगी। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर को अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें स्टार्ट में वही बातें हैं जो कि थर्मली इक्विलिब्रियम सिस्टम लेना है आपने, और गैस के पार्टिकल्स को कंसीडर करना है कि गैस के पार्टिकल्स यहाँ पे मौजूद हैं, और वन डायमेंशनल केस लेना है। सारी वही चीज़ें जो मैं स्टार्ट में आपको बता के आई हूँ, सिंपली फिर उन्होंने इसको सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे स्टेप्स जो है वो इतने एक्सप्लेन नहीं किए हुए, आपने जो मैंने सॉल्व करवाए हैं वो वाले स्टेप्स आपने देख लेने हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/2 इसकी जो है वो वैल्यू बन रही है 2 डायमेंशनल के लिए। 3 डायमेंशनल केस के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 3/2 KT बन रही है। ठीक है, ये सिंपली आपने वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ से अब आप देख लें कि कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। अब हमने जो केस लिया है वो हमने ये कहा है कि ये सिंपली जो है वो ये थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर सिस्टम ही थर्मली इक्विलिब्रियम हो। प्लाज्मा के अंदर ऐसा नहीं होता। प्लाज्मा के अंदर तो इलेक्ट्रॉन का और आयंस का जो है वो टेम्परेचर ही डिफरेंट होता है। तो हम यहाँ पे फिर वो कहते हैं कि मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर आयन और इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर डिफरेंट है तो TI और TE के साथ उसे डिफरेंटली सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये कंडीशन हम यूज कर सकते हैं कि मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन आयंस के लिए डिफरेंट लगाएं और इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफरेंट लगाएं। लेकिन अब फिर ये है कि उनके दरमियान तो क्योंकि कुलियन होती हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि तमाम आयन का टेम्परेचर एक जैसा हो, तमाम इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर एक जैसा हो, ये भी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर हमने ये फर्दर कंडीशंस देखनी होगी। ये जो हमने आज सॉल्व किया ये बिल्कुल ही आइडियल और जनरल केस हमने डिस्कस किया, लेकिन जैसे जैसे हम इसको डिफ़िकल्ट वे से देखेंगे, प्लाज्मा के केस में देखेंगे, तो वहाँ पे मज़ीद कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, हमने कंडीशंस को देखना होगा। तो फिर ये है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हम अप्लाई करते हैं तो जो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही होती है वो और एक परपेंडिकुलर जो है वो फील्ड अप्लाई हो रही होती है आयन के। ठीक है, तो दो तरह से जब ये फील्ड्स अप्लाई हो रही होती हैं तो सिंपली ये दोनों फील्ड अलग-अलग से टेम्परेचर इन दोनों की फोर्सेस सेपरेट होंगी आयंस और इलेक्ट्रॉन्स पे, और जब फोर्सेस सेपरेट होंगी तो एनर्जी उन आयंस और इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट होगी एक दूसरे से, और जब एनर्जी डिफरेंट होगी तो इट्स मीन उनका टेम्परेचर जो है वो भी डिफरेंट होगा। तो सिंपली हम इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि पहले उन्हें आयंस और इलेक्ट्रॉन के टेम्परेचर में डिवाइड किया जाए, और फिर उसको परपेंडिकुलर और पैरेलल के केस के अंदर जो है ना वो डिवाइड किया जाए, और इस तरह से फिर हम सेपरेटली हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सेकेंड पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया है कि ज़रूरी नहीं होता कि आप टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब ये है कि वो सराउंडिंग में भी उतना ही बढ़े। मतलब जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि यूजुअली हम कहते हैं प्लाज्मा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो फिर इर्द-गिर्द वाली चीज़ों को क्यों नहीं इफ़ेक्ट कर रहा होता? उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, इस वजह से। जैसे कि इन्होंने सिगरेट की एग्ज़ाम्पल दी है कि उसकी जो ऐश होती है, अगर आप उसको हाथ पे गिराओ तो इतना ज़्यादा आपको हॉट फील नहीं होता, इस वजह से क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो इस लास्ट वाले पैराग्राफ में उन्होंने जो है वो ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि इसका इर्द-गिर्द के सिस्टम के ऊपर हालाँकि आयंस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी वो टेम्परेचर के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट क्यों नहीं कर रही होती है, वो इसी वजह से नहीं कर रही होती क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। तो ये आज का लेक्चर था।